आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी हमारी युवा आबादी के फायदों के बारे में सुनते हैं, लेकिन सच तो ये है कि भारत का ये सबसे बड़ा अवसर असल में तब तक हमारे हाथ नहीं आएगा जब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था अपनी पूरी क्षमता के साथ काम ना करे। आपने बिल्कुल सही कहा और बस इसीलिए आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 के तहत हो रहे उन बड़े और एकदम नए बदलावों को डिकोड करने वाले हैं जो भारत के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से रीइमेजिन कर रहे हैं। अब इस चर्चा में गहराई तक जाने से पहले हम सबको खुद से एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछना चाहिए। क्या हमारी पुरानी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली वाकई हमारे छात्रों को आज की इस 21वीं सदी की मुश्किल चुनौतियों के लिए तैयार कर पा रही है? यही वो सवाल है जो शायद आज हर पेरेंट और शिक्षाविद के मन में है। और आज के इस एक्सप्लेनर के जरिए हम ठीक उन्हीं पॉलिसी शिफ्ट्स पर बात करेंगे जो रट्टा मारने वाले सिस्टम से बाहर निकलकर इस बड़े सवाल का सीधा जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम किन चीजों पर फोकस कर रहे हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे बुनियादी शिक्षा के संकट की। उसके बाद हम देखेंगे कि शुरुआती शिक्षा को कैसे नया रूप दिया जा रहा है। फिर हम बात करेंगे पुराने वन शॉट एग्जाम्स के अंत की, पढ़ाई के साथ स्किल्स को जोड़ने की, और आखिर में बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस स्थिति की जो अभी जमीन पर है, यानी बुनियादी शिक्षा का संकट। अगर हम असर 2024 की रिपोर्ट के आंकड़े देखें तो सच्चाई वाकई काफी कड़वी है। सोचिए, तीसरी कक्षा के सिर्फ 23.4% छात्र ही दूसरी कक्षा का साधारण सा पाठ पढ़ पाते हैं। ये आंकड़े सच में अलार्मिंग हैं। स्कूलों में एनरोलमेंट यानी बच्चों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन लाखों बच्चे ऐसे हैं जो बेसिक पढ़ाई और गणित से पूरी तरह दूर है। इसका मतलब है कि बच्चों का सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग में मौजूद होना ही काफी नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने इसी स्थिति को एक बड़ा ही सटीक नाम दिया है, लर्निंग पॉवर्टी, यानी सीखने की गरीबी। आसान शब्दों में कहें तो अगर 10 साल का बच्चा एक साधारण सा टेक्स्ट पढ़कर समझ नहीं पा रहा है तो वो इसी कैटेगरी में आता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में ये दर लगभग 55% के आसपास है। कोविड महामारी ने तो हालात को और भी खराब कर दिया था। ये एक ऐसा गहरा संकट है जो बच्चे के आगे के पूरे भविष्य पर ब्रेक लगा देता है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, सेलियंस का। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई समाज एक साथ मिलकर किसी समस्या को पहचान लेता है और बदलाव की मांग करता है। लेकिन नीति बनाने वालों की एक बड़ी शिकायत यह है कि हमारे यहाँ जमीनी स्तर पर अभी भी इस मांग की बहुत कमी है। हमारा सारा फोकस नई बिल्डिंग्स या सुविधाओं पर होता है, लेकिन क्या बच्चा सच में कुछ सीख रहा है? क्या उसका दिमाग विकसित हो रहा है? इस पर ध्यान अभी भी बहुत कम है। तो अब सवाल है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। चलिए आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, प्रारंभिक शिक्षा का एक बिल्कुल नया स्वरूप। वो पुराना 10+2 वाला सिस्टम तो आपको याद ही होगा। अब उसे भूल जाइए। उसकी जगह अब 5+3+3+4 के बिल्कुल नए मॉडल ने ले ली है। बिल्कुल। इसमें पहले 5 साल फाउंडेशनल स्टेज के हैं, जहां सारा जोर खेल खेल में सीखने पर है। इसके बाद 3 साल प्रेपरेटरी, 3 साल मिडिल और 4 साल सेकेंडरी स्टेज के लिए रखे गए हैं। ये सच में छोटे बच्चों की नींव मजबूत करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। और इस नींव को पक्का करने के लिए निपुण भारत मिशन के लक्ष्य बहुत ही क्लियर हैं। इनका टारगेट है 2026-27 तक ग्रेड 3 के हर एक बच्चे को बुनियादी रूप से साक्षर बनाना। और इसके लिए जादुई पिटारा जैसे खेल आधारित तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है। नाम से कितना मजेदार लगता है ना। और सबसे अहम बात, आप जोर रटने पर नहीं बल्कि टीचिंग एट द राइट लेवल पर है, यानी हर बच्चे के सीखने की स्पीड और लेवल के हिसाब से उसे पढ़ाना। नरेटर बी, लेकिन एक बात बताइए, ये सब मुमकिन कैसे होगा? बिना बेहतरीन टीचर्स के तो ये सब अधूरा है। इसीलिए टीचर्स के स्किल्स को भी बड़े पैमाने पर अपग्रेड किया जा रहा है। एकदम सही। और इसी के लिए सरकार निष्ठा प्रोग्राम के जरिए लाखों शिक्षकों को नई ट्रेनिंग दे रही है। जाहिर है, जब पढ़ाने का तरीका बदलेगा तो पढ़ाने वालों को भी तो नए तरीके सीखने ही होंगे ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस चीज की तरफ जिससे स्कूल में हम सबसे ज्यादा डरते थे, परीक्षाएं, यानी वन शॉट एग्जाम्स का अंत। वो बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर तो याद ही होगा। साल के अंत में बस एक परीक्षा, असीम तनाव और सुधार का कोई दूसरा चांस नहीं, करो या मरो वाली स्थिति। लेकिन 2025 और 2026 के नए मॉडल में ये सब बदल रहा है। अब साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी। बच्चों के पास बेस्ट ऑफ 2 स्कोर चुनने का बेहतरीन विकल्प होगा
और ये एग्जाम्स रटने की क्षमता पर नहीं बल्कि बच्चे की असली समझ पर आधारित होंगे। ये सचमुच एक बहुत बड़ी राहत की बात है। और ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बातें नहीं हैं, अलग अलग राज्य भी इसे तेजी से लागू कर रहे हैं। सीबीएसई तो साल में 2 बोर्ड परीक्षाएं करवा ही रहा है। और कर्नाटक ने तो साल में 3 परीक्षाओं का मॉडल अपना लिया है। वहीं अगर तमिलनाडु को देखें तो उन्होंने 11वीं क्लास के पब्लिक एग्जाम को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो 2025 वो साल है जब हमने इस पुराने डरावने टेस्टिंग ढांचे को सच में अलविदा कहना शुरू कर दिया है। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर। ये वो चीज़ है जो आज की दुनिया और जॉब मार्केट के लिए सबसे ज़रूरी है, स्किल्स और पढ़ाई का एकीकरण। एनसीईआरटी ने एक बहुत ही कमाल का बदलाव किया है। अब छठी क्लास से ही वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा को पढ़ाई का एक बहुत ही अहम हिस्सा बना दिया गया है। इसका मतलब है कि मिडिल स्कूल के बच्चों को अब सिर्फ किताबें नहीं रटनी हैं, बल्कि आर्ट्स, स्पोर्ट्स और असल जिंदगी में काम आने वाले ज़रूरी स्किल्स पर भी उतना ही फोकस करना है। ये सीधे तौर पर बच्चों को रियल वर्ल्ड के लिए तैयार करने की पहल है। और अब हम आ गए हैं आज के अपने आखिरी और शायद सबसे क्रांतिकारी विषय पर, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। पहले क्या होता था, पढ़ाई एक तरफ और ट्रेनिंग बिल्कुल दूसरी तरफ, दोनों अलग अलग दिशाओं में काम करते थे। लेकिन नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क या एनसीआरएफ ने इन दोनों के बीच की सदियों पुरानी दीवार को तोड़ दिया है। अब एकेडमिक्स और वोकेशनल ट्रेनिंग दोनों को एक ही छतरी के नीचे एक साथ लाया गया है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपका कोई बैंक अकाउंट है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पैसों के बजाय आपकी पढ़ाई और आपके सीखे हुए स्किल्स के क्रेडिट्स जमा होते हैं। ये सब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में डिजिटल तरीके से सुरक्षित रहेंगे। और इसी के साथ आता है मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम। ये बहुत ही शानदार है। मतलब अगर किसी कारण से आपको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़े तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आप जब चाहें अपने क्रेडिट्स के साथ वापस वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर इसे सिंपल शब्दों में कहें तो एनसीआरएफ का सबसे बड़ा फायदा है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपको बीच में अपना कोर्स बदलना है तो बिल्कुल बदल सकते हैं, कोई कठोर नियम नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग को भी मानता है। जरूरी नहीं कि हर ज्ञान क्लासरूम के अंदर से ही आए, बाहर सीखे गए काम को भी अब आधिकारिक मान्यता और क्रेडिट्स मिलेंगे। ये सच में छात्रों को ताकत देने वाला कदम है। तो हमने इतने सारे शानदार बदलावों पर बात की, लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये बड़े बड़े संस्थागत ढांचे सच में कागजों से निकलकर हमारे ज़मीनी स्कूलों की हकीकत बन पाएंगे? ये सवाल बहुत क्रूशल है, क्योंकि अगर हमें भारत के इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का असली फायदा उठाना है तो इन नीतियों का आखिरी बच्चे तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी के लक्ष्य तो बहुत ऊंचे और बेहतरीन हैं, लेकिन असली चुनौती तो इन्हें लागू करने में है। बिल्कुल, हम सब की नज़रें इसी बात पर रहेंगी कि ये बड़े सपने ज़मीन पर कैसे उतरते हैं। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। तब तक सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।